और आज मैं आपको DCI के माध्यम से सोशल साइंस की शिक्षा देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम हमारे यूनिवर्स की बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में ही अर्थ मौजूद है, मून मौजूद है, और जितने भी प्लैनेट्स और या फिर लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो, सब हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। और उसके बाद में यूनिवर्स कहा जाए तो यूनिवर्स बहुत विशाल है, इसका कोई ना तो अंत है ना आरंभ है। यूनिवर्स को हम नापा जाए तो कोई सैटेलाइट हो या कुछ भी इसके द्वारा हम अभी तक ना जान पाए, ना आगे हम कोशिश करेंगे जानने की। बट सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे 8 ग्रहों के बारे में। अब हमारे 8 ग्रह जहाँ मौजूद है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर सन बोला जाए तो सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, मून और 8 प्लैनेट्स। 8 ग्रहों के बारे में बात की जाए तो सन के पास में जो सबसे पास ग्रह है उसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको अर्थ को, इसका अर्थ के साथ में शेप और साइज सिमिलर है। थर्ड नंबर पे खुद आता है हमारा अर्थ, जिसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में और पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम मार्स की। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। फिफ्थ पे आता है हमारा जुपिटर, जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सौरमंडल का। सिक्स्थ पे आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न को भी जुपिटर के पास मौजूद होने से इसके पास में भी एक रिंग पाई जाती है, उस रिंग को भी डस्ट पार्टिकल से ही बनी हुई है। 7th पे आता है हमारा यूरेनस और 8 पे आता है हमारा नेपट्यून। अब इन 8 ग्रहों में से एक ग्रह और था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ यानी बोना प्लैनेट होने की वजह से उसको ग्रह की गिनती में नहीं लिया गया। अब बात करते हैं हमारे 8 ग्रह की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। सेकंड लाइन पे आते हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब मैंने इनको 2 भागों में से डिवाइड किया क्योंकि ऊपर के जो 4 ग्रह है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यहाँ पे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे मौजूद है लैंड। लैंड यानी कहा जाए तो इनकी सतह ठोस है। बाकी के नीचे ग्रह की बात की जाए जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं और गैसियस हैं। ये गैसियस और डस्ट पार्टिकल से बने हुए थे, इनकी यहाँ पे कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं होती। हमारे 8 ग्रह की। अब उसमें से सबसे जरूरी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है जहाँ हम खुद मौजूद हैं, उसका नाम है अर्थ। अर्थ के बारे में बात की जाए तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? इसका मेन कारण है इसका ब्लू कलर होना, जो कि होता है वाटर के होने से। तो हमारे अर्थ पे 71% वाटर मौजूद है और 29% लैंड। अब इस 71% वाटर के मौजूद होने की वजह से ही हमारे प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। फिर भी हमारे पृथ्वी के ऊपर पानी की घोर समस्या होती है। क्यों होती है? जबकि इस पे तो 71% पानी है, पर इसका कारण है कि 71% में से 3% पानी ही मात्र क्या है? प्योर है। बाकी जो 97% है उससे उस पानी को खारा कहा गया है। खारा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें सोल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उससे पिया नहीं जा सकता। ठीक है। अब ये 3% प्योर वाटर में से भी मात्र ड्रिंकिंग के लिए मौजूद है, हमें साफ पानी पीने को मौजूद है, वो है मात्र 1%। 1% भी
मात्र पीने को मौजूद है। इसलिए मौजूद है क्योंकि जो 2% पानी है वो ग्लेशियर्स में या किसी पहाड़ियों पे बर्फ के तौर पे जमा हुआ है, और वो जो 1% पानी का हम यूज करते हैं वो करते हैं हम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर और एक्सेट्रा के जरिए। तो बाकी हम बात करते हैं हमारे 25% लैंड की। 25% लैंड भी हम लैंड का बात मतलब जानते हैं कि लैंड यानी जमीन हर जगह समान नहीं होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जमीन मौजूद होती है। कहीं पे मौजूद होती है पहाड़ियां जिसे हम बोलते हैं माउंटेन, कहीं पे प्लेट्यूज, फिर बोलते हैं हम डेजर्ट, और कुछ जगह होती है फॉरेस्ट्री, और अगली बात की जाए तो जहां प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, फॉरेस्ट्री और प्लेन्स। फॉरेस्ट्री को फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट है। अब हमारे लिए सबसे मुख्य है जो है प्लेन्स। क्यों प्लेन, क्यों सबसे जरूरी है? क्योंकि इन्हीं प्लेन पे हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड है। हम यहीं पे खेती कर सकते हैं और हमारे निवास की जगह जो कि हम बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह बनाते हैं वो प्लेन्स पे बनाते हैं। माउंटेन्स पे, प्लेट्यूज पे या डेजर्ट पे या फॉरेस्ट पे यहाँ पे निवास करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इन 29% लैंड, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन्स एक्सेट्रा के बारे में। करते हैं हमारे अर्थ की मूवमेंट के बारे में। अर्थ की मूवमेंट को कहा जाए तो अर्थ जो है हमारे सूरज के इर्द गिर्द स्फेरिकल शेप में चक्कर लगाता है। आपको एक डायग्राम के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सन, इसके आसपास 8 के 8 ग्रह अलग अलग मूवमेंट करते हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। पर अब हम बात करेंगे हमारे अर्थ की। तो अर्थ अपना आरंभ से लेके एक पूरा चक्रीय लगाता है हमारा 365 डेज एंड 6 आवर्स में। तो हमारा सन को इसी जगह पे पूरा घूम के आने में लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसके साथ साथ हमारा अर्थ खुद भी रोटेट होता रहता है। सबसे पहले बात की जाए तो ये इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ जो सन के चक्कर लगाता है आसपास, उसके साथ साथ ये खुद भी अपनी एक पर्सनल मूवमेंट करता रहता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन कंप्लीट होती है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स में, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोटेशन। अब बात की जाए रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का सूरज के आसपास चक्कर लगाना, और रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का खुद एक घूमना। अब उदाहरण से आपको दिया जाए तो हमने एक लट्टू बचपन में देखा है। लट्टू किस तरह से खुद भी घूमता है और जमीन में भी घूमता रहता है। अब बात की जाए रिवॉल्यूशन से और रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है। रिवॉल्यूशन ही हमारे मौसम बदलने का जिम्मेदार होता है। मौसम बदलने को कहा जाए तो जैसे कि 365 डेज में हम एक साल के अंदर कम से कम 3 जो हमारे सीजन है वो हम महसूस करते हैं, और 3 सीजन को ही हम पूरे साल तक देखते हैं। जैसे इन तीनों सीजन को कहा जाए तो एक होता है रेनी सीजन, नेक्स्ट होता है समर, और थर्ड होता है विंटर। इन 3 सीजन पे ही हमारे पृथ्वी के जितनी भी जीव हैं, जंतु हैं, वो सारे डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो मौसम कैसे बदलते हैं। हमारा जो अर्थ है वो सन के इस तरह चक्कर लगाता है कि जब वो अर्थ सन से दूर रहता है तो हमें मौजूद होती है ठंड,
ठंड यानी विंटर। विंटर किस वजह से हमें महसूस होती है, उसका कारण है आपको उदाहरण के द्वारा देख के समझाया जाए तो जैसे हम कहीं पे आग लगाते हैं, अब वहां पे आग से जितना हम आग के करीब होंगे उतना ही हमें गर्मी महसूस होगी, और हम आग के जितना दूर होंगे उतनी हमें उस गर्मी से हम दूर होने की वजह से हमें उसकी गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। वैसे हमारे अर्थ के साथ होता है। अब ये जो चक्र लगाता है ये सन को पूरी तरह से गोल लगाने की बजाय ओवल शेप में लगाता है। ओवल शेप को हिंदी में कहा जाए तो अंडाकार में लगाता है। इसी वजह से इसके आसपास हमें घूमने से सर्दी और गर्मी महसूस होती है। बरसात के दिन आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर अभी हमारा अर्थ इतना दूर है तो इस डिस्टेंस की वजह से सूरज की किरणें जिसे सन रेज कहा जाता है उसे अर्थ पे पहुंचने में समय लगता है। अर्थ पे पहुंचने में समय भी लगता है और अर्थ से दूर होने की वजह से हमें सूरज की जो किरणें जिस मात्रा में गर्मी में महसूस होती है वो उस टाइम पे महसूस नहीं होती। कब नहीं होती? विंटर के टाइम पे, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करता रहता है तो वो सन के पास आता है। इस टाइम पे जून या मई का महीना रहता है, इस टाइम पे हमें सन के करीब होने से गर्मी महसूस होती है, और उसी टाइम पे अगर जब हम सन से दूर होते हैं तो हमें महसूस होती है ठंड। उसके साथ बात की जाए रोटेशन की, रोटेशन जिम्मेदार होता है हमारे दिन और रात का। एक उदाहरण के द्वारा आपको दिया जाए तो ये हमारा अर्थ है। अब अगर इस पे यहां से सन की टाइम किरणें पड़े, सबसे पहले तो बताता हूं कि सन इस एंगल से नॉर्थ टू साउथ घूमता है। इन दोनों एक्सिस पे ये ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट यानी रोटेट करता है, यहां से लेकर यहां तक ईस्ट एंड वेस्ट। सन इन दोनों सिरों से जुड़ा हुआ रहने की वजह से ये वर्टिकल में घूमने के बजाय हॉरिजॉन्टल घूमता है, और हमारा सन जब इसको अपनी किरणें प्रदान करता है, किरणें होती है, तो मात्र जो हिस्सा सन को फेस कर रहा है, सन के सामने आ रहा है, उसी हिस्से में हमें उजाला महसूस होता है जिसे हम दिन कहते हैं। और जिस जगह पे, जिस स्थान पे सूरज की किरणें ना पहुंच पाती हो वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे अंधेरा में लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम गेंद लेंगे, एक बॉल को अगर सामने टॉर्च मारी जाए, टॉर्च मारने से मात्र वही हिस्सा में समझेगा जो हिस्सा टॉर्च के रोशनी के सामने आ रहा है, बाकी वो जो हिस्सा टॉर्च के सामने ना आने से जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें मौजूद रहेगा अंधेरा, जिसे हम बोलते हैं नाइट। अब देखिए हमारा अर्थ जब रोटेट करता है तो ये 12 घंटे के अंदर पीछे होता है। मात्र बोला जाए तो 24 आवर्स, 23 आवर्स 56 मिनट, कॉमनली अगर हम एक आंकड़ा बोले तो 24 आवर्स के अंदर हमारा अर्थ एक पूरी की पूरी रोटेशन कंप्लीट करता है। हमने बात की हमारे रिवॉल्यूशन की और रोटेशन की। रोटेशन से हमें पता लगा कि हमारे दिन और रात कैसे होते हैं। रिवॉल्यूशन से हमें पता लगा हमारे मौसम हमें किस तरह से महसूस होते हैं। अर्थ के बारे में और जाना जाए तो अर्थ के आसपास जिस प्रकार हमारा अर्थ सन के आसपास अपना रिवॉल्व करता है, सन के आसपास चक्कर लगाता है, उसी प्रकार एक जो तारा है जिसे हम नाम बोलते हैं मून, मून जो रहता है हमारे अर्थ के आसपास लगाता है, रिवॉल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है। जाहिर सी बात है जिस तरह से हमने अर्थ की अवधि नापी, रिवॉल्यूशन कितने टाइम का करता है, वैसे ही मून को भी नापेंगे। मून को 27.3 डेज लगते हैं अर्थ के पूरे रिवॉल्व करने में। जैसे हम कहते हैं हमारे नक्षत्र के हिसाब से कि 14 दिन हम देखते हैं अमावस की तरफ पड़ता है, 14 दिन हमें पूनम की तरफ पड़ता है। तो इसी प्रकार से 28 डेज लगभग 28 डेज का कहा जाता है, पर अगर एग्जैक्ट हम बताएं तो 27.3 डेज माना गया है। मून को अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी कहा गया है। नेचुरल सैटेलाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मात्र हमें मून ही है जो हमारे अर्थ के आसपास चक्र लगाता है। बाकी मीटियोर्स लगाते हैं बट उनके छोटे होने की वजह से उनका हमें माना नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारे आसपास रहते हैं एस्टेरॉइड्स वगैरह, जिसे हम तारों के नाम से जाने जाते हैं। मून के 8 फेज होते हैं। 8 फेज को हम घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी माना जाता है, ठीक है ना। जब मून बढ़ता है तो हमें पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा यानी जब हमें
पूरा का पूरा चांद दिखता है। पूर्णिमा होने के बाद चांद धीरे धीरे प्रतिदिन घटता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं घटना, जिससे हम 14 दिन बाद हम उसे अमावस का नाम दिया जाता है। थैंक यू। अब हम चांद की और प्रक्रिया के बारे में, अर्थ के बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।